OPT के लिए कोचिंग ली, कभी ना सिविल बिना सर्विस। कोचिंग की आपने सिविल सर्विसेज में हाँ जी, हाँ जी। तो उन 10 सालों में जाने कितने निर्दोष लोगों की जाने गई। इवन जो आतंकवादियों के परिवार थे वो बेचारे त्रासदी में फंसे। शरण देने के नाम पे लोग पुलिस बंद कर देती थी। यस, उत्तराखंड आंदोलन के जो दिन थे वो बड़े बड़े याद भरे दिन हैं। और ये पूरा चमोली में आंदोलन पीसफुल रहा। एक दिन इसमें बस चेंज आया, और वो वो चेंज आया 2 अक्टूबर के बाद। बल्कि लोगों ने कहा अच्छा हुआ इस बहाने हमने कर्फ्यू देख लिया। जो आंदोलनकारी थे हमारे साथ पुलिस लाइन में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते थे। मेरे को तो पसंद है ये जगह, बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर जगह कहाँ होती है। हॉकी स्टिक लेके चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं, खुलेआम मारपीट करते हैं, या तीर्थस्थलों पे शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। उसकी क्योंकि 15 से 20 हज़ार की इनकम लेके आता है उसके मंथ में। वो सोचता है हमारी तो अर्निंग है। वैसे ये नहीं पता कि अपने बच्चे को बचपन ही नहीं दिया तो क्या दिया आप। एक सर अंकिता भंडारी का केस जो है बहुत उत्तराखंड बहुत जला उस पर। उसमें जो अभी तक जितनी गवाहियाँ हुई हैं सभी पुलिस की कहानी को सपोर्ट करने वाली है। एक और मुद्दा है सर पेपर लीक का मामला। पहली बार उत्तराखंड से नकल माफिया का सफाया हुआ है। हमने एक उत्तराखंड पुलिस ऐप बनाई है, उसमें सब कुछ है। पुलिस में आना चाहते हैं जरूर आइए, बहुत अच्छी सेवा है, लोगों की मदद करने का मौका मिलता है। उस पर लोग पैसा डाल देते हैं। पता चला 14 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने 1 लाख रुपये डाल दिया। वहाँ जाके देखा में टिकट है कि खाली कोचिंग से कोई सिविल सर्वेंट बन जाएगा, तो वो गलत सोच है। एक बात जरूर है कि सिविल सर्विस में घुसने से पहले हम अपना खुद का एनालिसिस करें। अभी मैंने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया है। जैसे पहले में मैं बिना प्लान के आ गया था। काश साहब लोग उसकी जगह खड़े होते सिर्फ कुछ पल और देखते अपने अहम को उसके स्तर पर लाते। अक्सर जब एक आम आदमी पुलिस शब्द सुनता है तो उसके जहन में मदद वाली इमेज कम आती है, लेकिन डरावनी इमेज ज़्यादा बनती है। अब इसमें कई फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो खाकी में इंसान खोजने की जुगत में जुटा हुआ है। और उस हरियाणा के उस शख्स ने, उस युवा ने सिविल सर्विस ज्वाइन ही इसलिए की थी ताकि वो खाकी में इंसान को खोज सके और खाकी की तस्वीर बदल सके। आज उत्तराखंड की पुलिसिंग में जो बदलाव आप देखते हैं, पुलिसिंग में जो रिफॉर्म्स आपको नज़र आते हैं, वो उस शख्स की देन है, उस शख्स के प्रयासों की देन है। आज हमारे घुघुती के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक हमारे DGP अशोक कुमार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही बता दूं जो इंटरव्यू होगा ये जो हमारे सर के साथ हम कर रहे हैं, ये 3 पायदानों में चलेगा। थोड़ा सा हम पर्सनल लाइफ में सर की जानने की कोशिश करेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे, एंड उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिसिंग पर। जब वो उत्तराखंड में उन्होंने कार्यभार संभाला, किस तरह की स्थिति रही, और उसके बाद बात होगी उन लोगों के लिए जो सर की तरह UPSC को क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं। क्या आखिर ऐसा किया जाए कि आप भी उसमें आगे बढ़ें, और उनकी किताबों पर तो हम बात करेंगे ही। सर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में आपका जन्म हुआ है। वैसे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से भी अपना इंट्रो दें, और साथ में मेरा सवाल ये है कि हरियाणा के गांव में और उत्तराखंड के गांव में, क्योंकि आपने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में भी बहुत सर्विस दी है, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है बुनियादी? देखिए फ़र्क तो बहुत है। जो हरियाणा के जो गांव हैं वो मुख्यतः वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। वहाँ पे मतलब पूरा मैदानी क्षेत्र है, और यद्यपि वहाँ भी लैंड की जो होल्डिंग साइज है वो कम हो चुका है जनसंख्या के दबाव के कारण। और एक आदमी पे नॉर्मली अब 2 एकड़ के करीब ज़मीन होती है। पहले तो और ज़्यादा 5 और 10 एकड़ होती थी, तो काफ़ी सफिशिएंट और पर्याप्त होता था। फिर भी वहाँ सारा कृषि प्रधान गाँव है। और जबकि मैंने देखा पहाड़ पे कृषि भी कम है तो पर कम है, और वो पूरी आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है मेरे विचार से। और जैसा कि जाना जाता है कि मोस्टली पार्सल इकोनॉमी है, तो उसके ऊपर बेस्ड है। यद्यपि लेटली बहुत चेंज आया है, क्योंकि जो टूरिज़्म बढ़ा है उत्तराखंड में, अनलिमिटेड टूरिज़्म बढ़ा है। चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे वो वेलनेस के नाम का टूरिज़्म हो, तो उससे परिवर्तन आ रहा है। और होम स्टेज बन रहे हैं, और बहुत कुछ आमदनी के और नए नए सोर्सेज यहाँ पे भी आ रहे हैं। सर क्योंकि हम एक तो डिफरेंसेस तो हमने बता दी है। खुद अशोक कुमार जो हैं वो हरियाणा के कौन से गांव से आते हैं? वैसे कई इंटरव्यूज़ में आपने बताया, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा इंट्रो आपका सर। जी, ये पानीपत ज़िले में गांव है, कुराना इसका नाम है, और ठीक ठाक पॉपुलेशन है, छोटा नहीं है, करीब 8-10 हज़ार की पॉपुलेशन है। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, कुल मिला के कृषि प्रधान गाँव है। सर क्योंकि आप कुराना गांव से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, और वहाँ पर जिस समय की हम बात करें वहाँ पे एग्रीकल्चर एक मेन फैक्टर था कि लोग उसी में आगे जाते थे। वहाँ का लड़का जो है वो आज सिविल सर्विसेज में है।
कैसे वो आपके जहन में वो चीज़ें कहाँ से जन्मी कि भैया मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? देखिए ऐसा तो कुछ बहुत प्लान तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो सिविल सर्विसेज का नाम ही नहीं सुना था। और हमारे गांव में ये ज़रूर है, क्योंकि भाई लैंड होल्डिंग का साइज घटता जा रहा है कि पहले 10 एकड़ थी, 4 बच्चे हो गए तो 2.5 एकड़ रह गई हैं। तो इसलिए वहाँ ये था कि हर आदमी कोई ना कि कहीं ना कहीं पुलिस की नौकरी पकड़ ले, कि आर्मी की नौकरी पकड़ ले या कहीं और सरकारी नौकरी में चला जाए। तो पर उनका सपना मैक्सिमम जवान बनने का ही था कि किसी तरह सैनिक बन जाए, सैनिक बन जाए, सिपाही बन जाए। तो वो ऐसा तो न मैंने सोचा था और न किसी और ने गांव में सोचा था कि एक दिन मैं आईपीएस बन जाऊंगा। पर यह है कि हाँ, मैं मैथमेटिकली बहुत शार्प था, क्लास में हमेशा टॉप आता था। तो टीचर्स को ये लगता था ये लड़का शार्प है, बहुत अच्छा करेगा और ये स्कूल के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये भी था उनका। मेरे एक मैथ्स के टीचर थे जो उन्हीं का रिकॉर्ड था 25 साल पुराना, हाईएस्ट मार्क्स का। तो ये था कि ये लड़का तोड़ सकता है। तो वो मेरे ऊपर एक प्रकार से कहीं दबाव भी था। तो वो मैं सफल किया। मैं 10वीं जब पास की तो टीचर्स ने कहा कि उन दिनों मैक्सिमम लोग जो बेस्ट करियर था मेडिकल और इंजीनियरिंग को ही मानते थे कि ये लड़का शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो इसको ये करना चाहिए। तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग साइड में वहाँ से आया। और जहाँ मैं पढ़ता था सोनीपत, वहाँ तक भी हमारा सपना कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज था। जैसे यहाँ का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज पंतनगर है, ऐसे वहाँ कुरुक्षेत्र था। तो हम लोग सोचते थे कुरुक्षेत्र में एडमिशन हो गया तो जाने कितनी बड़ी बात होगी। पर लकीली जहाँ मैं सोनीपत, मैंने 11वीं 12वीं की तो हिंदू कॉलेज सोनीपत से, तो वहाँ पे कुछ लड़के दिल्ली के थे, वो आईआईटी की तैयारी करते थे। तब मैंने पहली बार आईआईटी का नाम सुना। तो फिर मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दे दिया और मेरा आईआईटी में हो गया। तो और जब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आईआईटी आने के बाद मैंने जो है, तब तक भी मेरा कोई सिविल सर्विस में आने का वो इरादा नहीं था। आईआईटी के तीसरे वर्ष में जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है, जो मैंने उषा फेंच में की, तब मुझे समझ आया कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तब मैंने वो डायरेक्शन बदली और तब ऐसा सोचा कि भाई ऐसा जॉब लेना चाहिए जहाँ हम पब्लिक की सीधे हेल्प कर सकें और जहाँ उनकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकें। तो इस उद्देश्य से फिर मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। तो सर आपके आगे इस जो सिविल सर्विस का आपका सफ़र है उस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक होता है जब हम छोटे परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप इंजीनियरिंग की एक तरह से इंटर्नशिप करना शुरू कर चुके थे। जब आपने ये तय किया कि नहीं मैं आप सिविल सर्विसेज में जाऊँगा, परिवार का रिएक्शन कैसा था? देखिए, परिवार को तो पता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ना कि इंजीनियरिंग क्या है, उसमें क्या होता है, आगे जाके क्या होता है, ये आइडिया नहीं था। ये हमारी मतलब गांव की बैकग्राउंड है, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे हमारे पेरेंट्स। तो फिर जब मैंने कहा कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है, तो उनको तब समझ आना पड़ा कि क्या होता है सिविल सर्विसेज। तो तब उनको ज़्यादा समझ आया, हरियाणा में डीएम को डीसी बोलते हैं, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर, जैसे कमिश्नर है ना। तो तब उनको समझ आया कि इसको पास करने के बाद कुछ सालों में एसपी या डीसी बन जाते हैं। तो अदरवाइज उनका रिएक्शन तो अच्छा ही था, उनको लगा ये तो और बड़ा काम है। अच्छी बात है। अच्छी बात और है। जहाँ तक मैं आपका एक संस्मरण पढ़ रहा था कि आपकी माँ, जब 10वीं या 12वीं की बात हम कर रहे हैं, कि आपकी मम्मी ने पहले ही लड्डू मंगा लिए थे कि मेरा बेटा तो टॉप करके ही आएगा। तो वो भरोसा कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मेरे ख्याल से काम आया होगा। उनको लगता था हर साल ये तो फर्स्ट आता ही है, ये कर ही लेगा। तो सर जब आप आईआईटी में थे, जब आप वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, तब जो है आपका सिविल सर्विसेज का जो ये सफ़र शुरू हुआ, 2 साल तक आपने इस पर बहुत कड़ी मेहनत की है। सर वो उस तैयारी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की और क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? देखिए, जो इंजीनियरिंग है, आईआईटी है, वहाँ पे हमें सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट नए के बराबर करने को मिलते हैं। और सिविल सर्विसेज जनरल नॉलेज है, जबकि इंजीनियरिंग एक स्पेसिफिक नॉलेज है। तो इसमें जो जनरल नॉलेज है आजकल तो और ज़्यादा बढ़ गया है। उन दिनों एक जनरल नॉलेज होता था और 2 सब्जेक्ट तैयार करने होते थे। तो वो हमने 10वीं तक ही पढ़ा था, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो ये हमने 10वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद पढ़ी ही नहीं थी। और फिर इंजीनियरिंग का जैसे आईआईटी में सारी पढ़ाई इंग्लिश में थी, उससे पहले हिंदी मीडियम था। तो अब क्योंकि इंजीनियरिंग को भी एक सब्जेक्ट के रूप में लेना था, तो सब जो है हमारा मीडियम इंग्लिश था। अब इंग्लिश मीडियम में ये सब को पढ़ना, नई टर्मिनोलॉजी होती है सारी की सारी। तो ये फिर हमने एक चैलेंज के रूप में लिया। पहले तो मैंने 12th तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी सारी, ठीक है ना, 10वीं के आगे क्या लेवल, जिससे कि
एक बेसिक लेवल बन जाए भी, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, पॉलिटिकल साइंस में। और फिर स्पेसिफिक किताबें आती हैं, जैसे आजकल कुछ किताबें बड़ी सुपर हिट हैं, कुछ उन दिनों भी हिट थी, तो फिर उनके थ्रू पढ़ाई की। कोचिंग मैंने तब भी नहीं ली, मैंने न IIT के लिए कोचिंग ली कभी, न और सिविल बिना सर्विस। कोचिंग हाँ, के ही बिना आपने कोचिंग। सिविल सर्विसेज भी हाँ किया। जी, हाँ जी। पर मैं लोगों से गाइडेंस लेते हुए, जहाँ कुछ लोग हमारे 3-4 लोग और साथ में तैयारी करते थे, तो इस तरह से मैंने अपना पहला साल तो एक प्रकार से बेस बनाने में निकल गया, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी नहीं पढ़ी थी। हाँ, फिर दूसरे साल में थोड़ा सॉलिड हो गया, अच्छे से हो गया। जी। सर यहाँ इस जब इस दौर में आप थे तो आपने एक हाथ में एक आदत पकड़ ली थी डायरी लिखने की, और डायरी लिखने का क्या अभी भी वो हैबिट आपने पकड़ी हुई है, और डायरी लिखने के फ़ायदे आपको किस तरह के दिखे आपकी तैयारियों में? देखिए, डायरी बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरे एक 2 साल सीनियर था गांव में, वो एक जॉब में आ गया था, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है दिल्ली में। तो वो उसने मुझे गाइड किया था कि डायरी ज़रूर लिखनी चाहिए। उसी ने मेरे को लिटरेचर का शौक भी चढ़ाया था। तो उसने तब से मैंने समझ लीजिए 10वीं पास करते करते, 10वीं में तो नहीं, 11वीं के शुरुआत से पहले डायरी लिखी, ठीक है। तो यद्यपि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली गई, काम के टाइम के साथ काम बढ़ता गया, परंतु डायरी लिखना बहुत ही यूजफुल है। मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा, हर बच्चे को एडवाइस करूँगा, क्योंकि उससे आप अपने पास नज़दीक रहते हो, खुद के अपने टारगेट्स के नज़दीक रहते हो। आपको आप एसेस कर सकते हो कि मैंने ये सोचा था, ये तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ कमी रह गई। तो आप अपना रिविजिट करते रहते हो खुद को, खुद के टारगेट्स को। तो इसलिए डायरी लिखना बहुत अच्छी आदत है। और मैं बाद के दिनों में मैंने उसको उसलिए लिखा कि जब कुछ भी चीज़ घनी फील हुई, कोई भी इन डेप्थ फीलिंग्स आई कहीं, किसी बड़े क्राइम पे या किसी और चीज़ पे, तो मैंने उसको लिखा हमेशा डायरी के रूप में। और सर उसके डायरी की वजह से मेरे ये खाकी खाके में में इंसान तो पूरी किताब डायरी से ही ली गई है। हाँ, तो कई किस्से आपने उसमें यस, दिए हुए हैं तो जब पुलिसिंग मुझे के। फील हुआ कि भाई आज बड़ी ये महिला मिली थी, इसकी बड़ी प्रॉब्लम थी, कैसे सोल्व हुई, तो वो मैं ज़रूर से ज़रूर उसमें डायरी में लिख देता था। कहीं ना कहीं मैं उसको पोइट्री फॉर्म में भी लिखता रहता। आपने कई लिखी हुई हैं उसमें। मैं पोइट्री हमेशा हिंदी में ही लिखता हूँ, और जबकि बाकी डायरी मेरी हिंदी इंग्लिश मिक्स चलती है, अच्छा, पर पोइट्री सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ। भावनाएं आपकी ज़्यादा बेहतर अपनी भाषा में आती हैं। तो सर क्योंकि आपने जिस खाकी में इंसान जो किताब है उसमें आप पुलिस तंत्र में जो दलाल तंत्र है उसकी भी बात करते हैं, और जब आप ट्रेनिंग फेज़ में थे तो उस दौरान आपका इससे सामना हुआ है। अशोक कुमार जो आज 34 से 35 साल मेरे ख्याल से आपको इस सेवा में हो गए हैं, इस सेवा में उन्होंने क्या ऐसे कदम उठाए जो इन्होंने कम से कम अगर पूरी तरह ख़त्म ना कर पाए हों पर बदलने की कोशिश की है? देखिए, ये जो दलाल तंत्र है पूरी तरह तो हम नहीं क्लेम करेंगे कि हम तोड़ पाए, पर ये ज़रूर है कि मैंने 2-3 बड़े कदम उठाए हमेशा जहाँ भी रहा, और आज भी वो लागू है। कि एक तो अप्रोचेबिलिटी बढ़ाना है। जो ही आदमी ऑफिसर अप्रोचेबल होगा, थाना अध्यक्ष हो या CO साहब हो या SP हो या DG हो, तो उस तक बात सीधे पहुँचेगी। जब वो अप्रोचेबल होगा तो आदमी को, आम आदमी को दलाल के माध्यम से पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो दलाल तंत्र टूटेगा। तो दूसरा, अपना एटीट्यूड सुधारना है, साहबियत ख़त्म करनी है, जन सेवक का एटीट्यूड रखना है। और तीसरा ये है कि फिर हमने जनता को भरोसा दिलाया कि पुलिस आपके लिए बनी है, पुलिस का बनी समाज के लिए है ना, जनता की मदद के लिए बनी है, और पुलिस से डरना नहीं चाहिए, डरना सिर्फ बदमाश को चाहिए। तो तीसरा, हमने ये थ्रू आउट ये कोशिश की कि बदमाशों में पुलिस का डर हो, आम आदमी में नहीं हो। ना हो। तो ये चीज़ें मतलब जो है हमें धीरे धीरे सफलता मिलती गई। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा, एक कंप्लेनेंट जब भी आया हमने उसकी सुनी हमेशा, तो जब उसकी सुनी जाएगी तो अपने आप दलाल तंत्र टूटेगा। हाँ, पर फिर भी पूरी तरह 100% नहीं ख़त्म हो पाता, क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, तो उस पर हम कार्रवाई करते रहते हैं। सर एक लोगों को ये पता है कि जब भी अशोक कुमार जी के पास जाएंगे, चाहे मैं SP रहा हूँ, चाहे IG, चाहे DG, की उनकी सुनवाई जरूर होगी, काम जरूर होगा, इसलिए भरोसा था। तो इसलिए मेरे पास आने वालों की संख्या भी हमेशा खूब रही। आप अप्रोचेबल हमेशा रहे हैं actually। सर क्योंकि इस किस्से से मुझे याद आता है कि जो नैनीताल वाला मामला हुआ था, जब वहाँ पर ये भिंडरे वाला और जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रही थी और रुद्रपुर में आप थे, तो उस दौरान जो है आपने इसी तरह से लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ा।
क्योंकि वो किस्सा सबको पता है कि किस तरह से आपने इनकाउंटर किया, 3000 गोलियां चली, वो चीज़ें आपने दूसरे इंटरव्यूज़ में भी बताई हैं। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जब वो, क्योंकि एक तो धर्म वहाँ पर था, धर्म काम कर रहा था, लोग जो है लोगों की उनकी बातों में आकर के कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और कुछ जैसे आपने बताया कि भैया AK-47 दिखा दी और उनको शरण ले ली, तो उन लोगों को भरोसे में कैसे आपने लिया? एक तो आपने पब्लिक रैलीज़ की, क्या आप उनसे, किस तरह का वार्तालाप आपका उनसे होता था? देखिए, मेरे विचार से आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो तो धर्म का सहारा लेते हैं। हैं, कोई ना कोई मुद्दा पकड़ के एक जो है उसका सहारा लिया जाता है। अदरवाइज आतंकवाद तो आतंकवाद है। कोई भी धर्म आपको नहीं सिखाएगा कि किसी निर्दोष के ऊपर गोलियां चलाओ, उसको मार दो, ठीक है ना। तो ये बात लोगों को समझ आ चुकी थी, क्योंकि आतंकवाद तराई में रहा और लगभग 10 साल तक रहा। तो उन 10 सालों में जाने कितने निर्दोष लोगों की जाने गई। इवन जो आतंकवादियों के परिवार थे वो बेचारे त्रासदी में फंसे, आम निर्दोष लोग फंसे, जिन्होंने शरण दी वो लोगों को भी बुरी तरह से इसकी त्रासदी को झेलना पड़ा, और पुलिस वालों को भी झेलना पड़ा। तो ये जो कहानियां हैं इस खाकी में इंसान में, तराई के आतंकवाद की, तो वो 93-94 की कहानी है, किंतु उसमें वो 10 साल का पूरा लगभग इतिहास है। और उसमें कुल मिला करके यही सीख है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, वो धर्म का दुरुपयोग करते हैं, धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं, और ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है। जब हमने लोगों को भरोसा दिलाया कि भाई, क्योंकि लोग शरण देने के नाम पे लोग पुलिस बंद कर देती थी, तो शरण बेचारे खुशी खुशी दे रहे थे, वो तो AK-47 के दम पे, उसके नोक पे दे रहे थे। तो जब हमने भरोसा दिलाया कि नहीं, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ आतंकवादी के विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो लोग सामने आने लग गए, साथ देने लग गए, बताने लग गए कि वो यहाँ आए थे, वहाँ आए थे, यहाँ छिपे थे, उन्होंने यहाँ से खाना मंगवाया था। तो सूचना बढ़ गई, हमारी अप्रोचेबिलिटी बढ़ी, सूचना बढ़ गई, लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि पुलिस जेन्युइनली इनको खत्म करना चाहती है आतंकवाद को। तो ऐसे सफलता मिली। ऐसे सफलता मिली सर, क्योंकि आप ना हमेशा बात करते हैं कि पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए। इसी तरह का एक वाकया हाल ही में हुआ, मेरे ख्याल से 2022 की हम बात कर रहे हैं। एक बुलीबाई मामला हुआ उत्तराखंड में, और उसमें एक लड़की जो है मेन अक्यूज्ड के तौर पे पकड़ी गई। फिर आप जो है, आप एक बयान देते हैं कि भाई वो लड़की के पिता नहीं थे, शायद उसने मजबूरी में ऐसा कदम उठाया होगा। उस पर लोगों ने कई बातें लिखी। सर मैं ये यहाँ पर ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग की बात करते हैं। कैसे ये फ़र्क किया जाए कि भाई ये दोषी है, ये दंड का भागी है, और ये सुधार का भागी है? कैसे एक पुलिस के तौर पे आप इसको तय करते हैं? देखिए, बहुत सारे शेड्स होते हैं अपराध के, ठीक है ना। एक हार्डकोर अपराधी है, पेशेवर अपराधी है, वो उसने अपराध को धंधा बनाया हुआ है, ठीक है ना। उसके थ्रू लोगों को टेरराइज करते हैं, या मारते हैं, या लूटते हैं, डकैतियाँ करते हैं, तो वो बड़ा क्रिमिनल है, ठीक है ना। उसके लिए माफ़ी का कोई कॉलम नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा से सख्त रहा हूँ, इसके लिए मैंने ऑपरेशन प्रहार चलाया है। तो ऐसे अपराधियों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। कई बारी अपराध आपसे अनजाने में हो जाता है, आपकी इंटेंशन नहीं है, आपको नहीं पता है कि आप कोई बहुत बड़ा, तो इसका मतलब आप कोई दिल से बड़े अपराधी नहीं हो, गलती से आपसे हो गया, तो ऐसे में उसको कहीं ना कहीं सुधार का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह पता चल जाता है, मतलब आपको कि कौन जो है हार्डकोर क्रिमिनल है और कौन नहीं है। तो सर नैनीताल में आपने जो रुद्रपुर वाला इलाका था, आतंक को ख़त्म करने में आपकी भूमिका रही है। जिस समय आप उत्तराखंड में आ चुके थे, तो 1994 और 1993 का हम दौर की बात कर रहे हैं, और उस समय उत्तराखंड आंदोलन भी अपने चरम पर था। नहीं, उस समय चरम पे नहीं था। अच्छा, मैं बताता हूँ वो कैसे था। 93-94 में मैं मई टू मई समझ लीजिए रुद्रपुर में था हेडक्वार्टर, और पूरा जसपुर से लेकर के पूरा तराई जो है नैनीताल ज़िले की मेरे उसमें थी। तब तक उधम सिंह नगर ज़िला नहीं बना था। फिर मैं वहाँ से SP बन के चमोली गया, SP चमोली। तब तक भी उत्तराखंड आंदोलन नहीं था। अच्छा। तो चमोली में जब हम आए तो जुलाई में एडमिशन होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो जून में जो है, मई या जून की बात है, या जून की बात है, जून 94, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया कि जो OBC का रिजर्वेशन है वो कॉलेजों में भी लगेगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी लगेगा। तो कुछ लड़कों को लगा, लड़के लड़कियों को, कि हमारा एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये आंदोलन की शुरुआत रिजर्वेशन के खिलाफ हुई थी। हाँ।
सर क्योंकि आप उस समय पुलिसिंग में थे, जी। तो आप किस तरह की भूमिका है आपको एक ना मतलब लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा या किस तरह हैंडल किया आपने? यस, उत्तराखंड आंदोलन के जो दिन थे वो बड़े बड़े याद भरे दिन हैं, और ये मैंने कहा जून से अक्टूबर 4 महीने का पीक था ये समझ लीजिए, ठीक है। और मैं एसपी चमोली था और गढ़वाल मंडल के और ज़िलों में भी आंदोलन था। तो सबसे पहले ये आंदोलन उसके रूप में शुरू हुआ था, ओबीसी के विरोध में। हाँ, ओबीसी आरक्षण के विरोध भी, आरक्षण भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो फिर सब जगह आंदोलन था, आंदोलन शांतिपूर्वक था, धरना प्रदर्शन ज्ञापन ये सब होते थे। तो फिर वो पौड़ी में कुछ हुआ इंसिडेंट, पौड़ी जिले में, जिसमें कि आंदोलनकारियों को ज़बरदस्ती कहीं उठाया गया था पुलिस द्वारा। तो उसके विरोध में अगले दिन पौड़ी ज़िले में काफ़ी आंदोलन हुआ और थोड़ी हिंसा भी हुई। तो उस दिन के बाद मुझे याद है ये आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन में बदल गया, ठीक है। अब ये आरक्षण विरोधी आंदोलन नहीं रहा, अब वो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन बन गया। तो फिर हम जो आंदोलन मुख्यतः उत्तराखंड आंदोलन रहा, तो उसमें हमारा कहना ये रहता था कि भाई हम लोग तो उत्तराखंड के समर्थक हैं, ज़रूर बनना चाहिए। हम भी इतनी दूर यहाँ पे बैठे हैं, हमें खुद एहसास हो रहा है कि यहाँ के क्षेत्र को विशेष डेवलपमेंट की, विकास की ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग इसके समर्थक हैं, पर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको पीसफुल रखिए, क्योंकि अगर आप हिंसा करेंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो शांतिपूर्वक करिए आंदोलन, और शांतिपूर्वक आंदोलन लंबा भी चल सकता है। हिंसक आंदोलन तो बहुत जल्दी फिर उसके वो हो जाते हैं। तो ये लोग मानते थे हमारी बात, और पूरा चमोली में आंदोलन पीसफुल रहा। वो मतलब सब जगह, अगस्त मुनि हो, थराली हो, ऊखी मठ हो, जोशी मठ हो, सब जगह हम जाते थे, पब्लिक की मीटिंगें करते थे, जनसभाएं करते थे और उनसे यही रिक्वेस्ट करते थे। तो वो हमारी बात मानते भी थे। एक दिन इसमें बस चेंज आया, और वो चेंज आया 2 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 2 अक्टूबर बहुत ज़्यादा गलत घटना हुई थी, बहुत गलत हुआ था आंदोलनकारियों के ऊपर मुजफ्फरनगर में। तो उससे जब वो वापस लौट रहे थे तो उनमें गुस्सा था। तो उन्होंने कई जगह जो है थोड़ा हिंसक घटनाएं हुई, चमोली में भी, गोचर में हुई, थोड़ा कर्णप्रयाग में हुई, फिर थोड़ा गोपेश्वर में हुई। तो फिर हमें कर्फ्यू लगाना पड़ा, 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा, और सब कुछ शांत हो गया। और लोगों को भी, तब भी लोगों ने उसमें भी हमारा साथ दिया, बल्कि लोगों ने कहा अच्छा हुआ इस बहाने हमने कर्फ्यू देख लिया कि कर्फ्यू होता क्या है, क्योंकि पहाड़ में तो पता ही नहीं था कर्फ्यू क्या होता है। तो और बाद में तो मुझे याद है जो स्टूडेंट्स थे, जो आंदोलनकारी थे, हमारे साथ पुलिस लाइन में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते थे। तो वो भी एक तरीका था कि उनसे अपना वो संवाद के जरिए संवाद बना रहे, जिससे हिंसा ना हो। तो पुलिस लाइन गोपेश्वर वालों को सबको याद होगा कि हम लोग डेली फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे आंदोलनकारियों के साथ। तो ये जो कनेक्शन की आप हमेशा बात करते हैं कि पुलिस और पीड़ित के बीच अगर कनेक्शन बना रहे तो चीज़ें बहुत आसानी से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो सर क्योंकि हम उत्तराखंड आंदोलन की बात कर रहे हैं, और जब उत्तराखंड अलग राज्य बना 2000 में, तो एक ऑप्शन दिया गया था कि आप यूपी काडर में भी जा सकते हैं, आप उत्तराखंड काडर में भी रह सकते हैं। उत्तराखंड काडर चुनने की कोई ख़ास वजह? क्योंकि पसंद है हम लोग को पीसफुल जगह। मैं तो 4 बार यहाँ नौकरी कर चुका था बिफोर 2000। ओके। 93 में रुद्रपुर, 93, 94, 94, 95 में चमोली, 95, 96 में हरिद्वार, और 99 में नैनीताल। यद्यपि नैनीताल का टेन्योर मेरा छोटा रहा, क्योंकि वहाँ से जल्दी मैं एक शिफ्ट होकर के मैं रामपुर आ गया। अदरवाइज मैं जो है 4 जगह पूरा जॉब कर चुका था, एसएसपी नैनीताल, ठीक है। तो मेरे को तो पसंद है ये जगह, बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर जगह कहाँ होती हैं, पीसफुल भी और सुंदर भी। सर अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि आपने खाकी में इंसान लिखी है और साइबर एनकाउंटर्स भी लिखा हुआ है आपने। और उत्तराखंड पुलिस की अगर हम बात करें तो अगर आप क्राइम के मामले में देखें तो हम पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर हैं, जहां पर हम इनको सॉल्व करने में आगे हैं। देश में हमारा सोल्व करने में तो पूरे देश में आगे हैं। अब तीसरे स्थान में शायद हम देश ना सोल्व करने में हाईएस्ट है। जो क्राइम फिगर्स है उसमें जो है पहाड़ी राज्यों में लोएस्ट है। ओके। एक दो एंड सर यौन शोषण के मामलों में भी हम कहीं ना कहीं पहले स्थान पे जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उत्तराखंड पुलिस में आप ऑपरेशन स्माइल चला रहे हैं, ऑपरेशन प्रहार चला रहे हैं, ऑपरेशन मुक्ति भी चला रहे हैं। सर थोड़ा ब्रीफ में आप इन ऑपरेशंस के बारे में और उत्तराखंड पुलिसिंग के बारे में बताइएगा प्लीज़। देखिए, हमारा उत्तराखंड पुलिसिंग का जो सेंट्रल फोकस है वो ये है, जो मैंने पहले भी कहा कि मेरा पुलिसिंग का आइडिया ये है कि पुलिसिंग वो हो जिसका बदमाशों में डर हो,
और आम आदमी को पुलिस को देखकर खुशी हो। तो इसी पर्पज से ये तीनों ऑपरेशन है। इसमें एक ऑपरेशन मर्यादा और जोड़ लीजिए, ओके। 4 ऑपरेशन। तो मैं चारों का पर्पज बताता हूँ तो समझ आ जाएगी कि हम किस तरह की पुलिसिंग चाहते हैं। ऑपरेशन प्रहार है कि जो आदमी क्रिमिनल है उस पे उसके प्रति कोई माफ़ी का कोई कॉलम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कठोर प्रहार होना चाहिए। तो उसको गिरफ्तार करो, उसकी प्रॉपर्टियां जब्त करो, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाओ, ठीक है। ये हमने टारगेट दिया हुआ है। जो ऑपरेशन मर्यादा है वो ये है कि जो बाहर के यात्री आ रहे हैं, क्योंकि हमारा टूरिस्ट स्टेट है, तो वो टूरिस्ट स्टेट की मर्यादा को भंग करते हैं कुछ लोग, ठीक है। हॉकी स्टिक लेके चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं, खुलेआम मारपीट करते हैं, या तीर्थस्थलों पे शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसे लोगों पे भी ऑपरेशन मर्यादा लागू करके उनको भी जेल में भेजना चाहिए। जो बाकी दोनों ऑपरेशन है वो हमारी संवेदनशीलता को दिखाते हैं, जिसको मैं पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग बोलता हूँ, कि हमें अपराधियों पे तो कठोर प्रहार करना चाहिए और पीड़ित के प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, उसकी कैसे सहायता की जाए। तो ऑपरेशन स्माइल के थ्रू लोगों की मुस्कान फैलाते हैं, मतलब जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं, मिसिंग लड़कियां हैं, मिसिंग लड़के, उनको ढूंढते हैं और उनको जो है हमने पिछले 7-8 सालों में 3000 से ज़्यादा लोगों को जो है उनके परिवारों से मिलाया है। और इसी तरह से जो ऑपरेशन मुक्ति है वो एक विशिष्ट ऑपरेशन है, पूरे देश में हम ही ने चलाया। वो ये है कि जो बच्चा भिक्षावृत्ति में है या बाल श्रम कर रहा है, चाइल्ड लेबर कर रहा है, उसको उससे मुक्ति दिलानी है। सो मुक्ति फ्रॉम भिक्षावृत्ति, मुक्ति फ्रॉम चाइल्ड लेबर। तो हमारा स्लोगन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। हम भिक्षा देंगे तो उसका परिवार उस पर भिक्षा पे डिपेंडेंट होता है उसकी, क्योंकि 15 से 20 हज़ार की इनकम लेके आता है उसके लिए मंथली। तो वो सोचता है हमारे लिए तो अर्निंग हैंड है। उसे ये नहीं पता कि अपने बच्चे को बचपन ही नहीं दिया तो क्या दिया आपने, बचपन से बेचारे के हाथ में क्या भिक्षा मांगने के लिए पैदा किया था क्या। तो वो हम उसमें संवेदनशीलता जोड़ते हुए बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाते। तो अब तक हम 3000 से अधिक बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिला चुके हैं इस ऑपरेशन मुक्ति के तहत। जो 4 महीने ऑपरेशन बता दिया आपको। सर ये तो मतलब बहुत अच्छा उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है और वो नज़र भी आता है सोशल मीडिया पर। कई ऐसी तारीफ मैंने देखी हैं जो उत्तराखंड पुलिस के लिए लिखी जाती हैं। तो कोई, मैं इस बीच ये पूछना चाहूँगा कि इतना लंबा करियर है आपका, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट जो आपको आपके जहन में हमेशा बसा हो, आपके दिल में हमेशा बसा हो? बहुत रोज ही मोमेंट इमोशनल आ जाते हैं। मतलब अभी जैसे पिछले वर्ष जो है एक भूमाफिया ने क्लेमेंट टाउन में एक ओल्ड विडो थी नेवी की, उसकी प्रॉपर्टी को पूरा ध्वस्त कर दिया था, बुलडोजर चला दिया था। तो मैंने उसी मिनट एसएचओ को सस्पेंड किया, एफआईआर कराया और सारे माफिया को जेल भेजा। तो ऐसे हम लोग को तो रोज बहुत ऐसे अवसर मिलते रहते हैं। सर 2-3 क्वेश्चंस करंट मुद्दों पे भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप पुलिस महानिदेशक हैं और पुलिस की सारा मैनेजमेंट देखते हैं। एक सर अंकिता भंडारी का केस जो है बहुत उत्तराखंड में बहुत जला, उस पर बहुत गुस्सा लोगों के अंदर था। आपने भी उनके पिता से बात की और बोला कि मैं आरोपियों को फांसी दिला करके ही मानूंगा। सर इसका क्या अपडेट है? और क्योंकि अभी हाल ही में जब 1 साल पूरा हुआ तो लोगों ने फिर से कैंडल मार्च निकाला, पुलिस की तरफ से कहाँ कार्यवाही पहुँची है और क्या आगे इसमें हम कर रहे हैं? देखिए ये जो केस है ऑलरेडी ट्रायल पे है और ट्रायल को भी 7-8 महीने हो चुके हैं। और उसमें क्योंकि हमने चार्जशीट 90 दिन के अंदर ही दाखिल कर दी थी और उसमें जो अभी तक जितनी गवाहियाँ हुई हैं सभी पुलिस की कहानी को सपोर्ट करने वाली हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि सज़ा मिलेगी, जस्टिस मिलेगा और अपराधियों को सज़ा मिलेगी, क्योंकि अभी तक कुछ भी हमारे अगेंस्ट अभी तक तो नहीं गया है। सर एक, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, मैं फटाफट सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। एक और मुद्दा है सर पेपर लीक का मामला, उसमें भी पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कई लोगों पे गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है, तेज़ी से चल रहा है। जो इसका मुख्य आरोपी जिन्हें बताया जा रहा है हाकम सिंह, वो फिलहाल मेरे ख्याल से ज़मानत उनको सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो सर अब पुलिस की तरफ से इसमें कार्रवाई किस तरह से आगे जा रही है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी उसको तो कम से कम ज़मानत मिल चुकी है? देखिए जो नकल है मेरे विचार से कम 7-8 साल से चल रही थी पेपर लीक जो है। और ये जब मेरे नॉलेज में आया एसटीएफ के माध्यम से, ठीक है, कि साहब ये बड़ा स्कैम लग रहा है, तो हमने मुख्यमंत्री जी को बताया। उन्होंने कहा जरूर एफआईआर। हमने कहा इसमें एफआईआर करने की जरूरत नहीं, जरूर करो। एफआईआर हुई तो लोग गिरफ्तार होने लग गए। तो जो भी
उसमें आया हमारे नॉलेज में, हमने तो किसी को बख्शा नहीं। और मेरे ख्याल से लगभग 100 लोग इसमें जेल जा चुके हैं। अब जमानत भी केस हमारे मजबूत थे, नहीं तो जमानतें तो हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाती हैं। इसलिए लोअर कोर्ट से नहीं हुई, हाई कोर्ट से नहीं हुई, अब सुप्रीम कोर्ट तक तो भाई जमानत वो कहते हैं कि उनका अधिकार है। हमारा केसेस बहुत मजबूत हैं। कोई केस इसमें जो है ना, जरूर सबको सज़ा मिलेगी। हमने प्रॉपर्टी इनकी जब्त की हैं। अभी भी इसी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, इस पर भी एक केस और बचा हुआ है, विजिलेंस कर रही है उसको, हमारे पास नहीं है। विजिलेंस थोड़ा उनका प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। तो मेरे विचार से पहली बार उत्तराखंड से नकल माफिया का सफाया हुआ है। और अभी आप देख लो पिछले 1 साल में जो भर्तियाँ हुई होंगी, एक बड़ा प्रमाण बताऊँ, हमने पुलिस में भर्ती आई हमारे 1500 कुछ बच्चे, उनमें से 150-200 छोड़ गए। वो दोबारा इसका मतलब किसी और में सिलेक्ट हुए। तो फेयर एग्जाम था तभी ना। जो टॉपर है वो तो सब जगह सिलेक्ट हो जाएगा। वेरी ट्रू है। अगर नकल वाले होते तो फिर वो कहाँ जाते। तो अब जो फेयरली एग्जाम हो रहे हैं, ये आप इसको अच्छे से, जो तैयारी करने वाले बच्चे उन्हें भी समझ आ रहा है कि अब जो टैलेंटेड बच्चा है वो सेलेक्ट हो रहा है। राइट सर। सर आप उत्तराखंड पुलिस को हमेशा स्मार्ट पुलिस बनाने की बात करते हैं और कई रिफॉर्म्स आपने उसके लिए किया है। तो ये स्मार्ट पुलिसिंग आपके हिसाब से किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी वाइज हो रहा है या बिहेवियरल वाइज हम चेंजेस कर रहे हैं इसमें? देखिए, जो स्मार्ट पुलिस है ना, कुल मिलाकर के सिंपल स्मार्ट शब्द नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ एक एक्रोनिम है। ठीक है। हाँ, SMART। S इज स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, जो मैंने बोला, हम सख्त भी बने अपराधियों के प्रति और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील बने। M है मॉडर्न एंड मोबाइल। ठीक है। A है अकाउंटेबल एंड एक्टिव, है ना। इस तरह से वो R है रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल है। T है टेक सेवी एंड ट्रेंड। तो ये स्मार्ट एक एक्रोनिम है। तो ये सारी पुलिस में 10 गुण होने चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो हमने 10 के 10 पैरामीटर्स पे पुलिस को, उत्तराखंड पुलिस को आगे ले जाने की कोशिश की है और हम देश के लीडिंग स्टेट्स में से हैं इस मामले में। और उसमें हम एक डेटा भी तैयार कर रहे हैं क्रिमिनल का, जिसमें मेरे ख्याल से उत्तराखंड एकमात्र राज्य जो उस डेटा को तैयार कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, डेटा सभी तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा था जो क्राइम वर्कआउट और एक प्रॉपर्टी रिकवरी, उसमें हम इंडिया नंबर 1 है। इंडिया नंबर 1 है। मतलब प्रॉपर्टी रिकवरी हम 70% के करीब कर रहे हैं और इंडिया में टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट है। सर हम साइबर क्राइम पे आने से पहले एक लास्ट सवाल मैं रखना चाहूँगा, जो अवेयरनेस का सवाल है। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि पुलिस से लोगों को डर बड़ा लगता है, जो गरीब आदमी है वो बड़ा डरता है कि नहीं पुलिस स्टेशन तो नहीं जाऊँगा, मेरा वहाँ पे और ही मेरा ही अत्याचार होगा, मुझ पर चीज़ें नहीं होंगी। मैं सर से जानना चाहूँगा कि अगर मेरे साथ कोई घटना होती है, क्या प्रोसेस होना चाहिए शिकायत करने का, और अगर कोई पुलिस वाला ही मुझे परेशान करता है तो मैं उसके खिलाफ कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ? देखिए, आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं। कंप्लेंट तो ऑनलाइन है। आप DGP को कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कर लीजिए, CM हेल्पलाइन है ना। तो कंप्लेंट सारी ऑनलाइन हो सकती हैं। अगर कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा तो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट हो सकती है। और जो है आजकल जो वाहन चोरी की तो FIR ऑनलाइन होने लग गई, बाकियों की ऑनलाइन FIR नहीं हो रही है। बट मेरे ख्याल से जब से सिस्टम ऑनलाइन बने हैं, सुधार हुआ है। लोगों को पता है कि भाई आपकी सुनी जा सकती है। हाँ, हमने एक उत्तराखंड पुलिस ऐप बनाई है, उसमें सब कुछ है। हर थाने का नंबर है, हर ऑफिसर का नंबर है। 112 पे आप डायल करेंगे तो वैसे ही पुलिस 24 घंटे रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी भी करिए, किसी साइबर क्राइम हो, महिला का क्राइम हो, कोई आपदा हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, आप 112 पे कॉल करके देखिए, विदिन 10 मिनट्स कोई ना कोई गाड़ी आएगी, वहाँ रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये सारा हमने पुलिस को रिस्पॉन्सिव बनाया है। स्मार्ट और स्मार्ट का जो R है उस पर काम हो रहा है। सर एक सवाल जो है, जो उत्तराखंड के जो युवा हैं जो पुलिस में आना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? पुलिस में आना चाहते हैं, जरूर आइए। बहुत अच्छी सेवा है, लोगों की मदद करने का मौका मिलता है। यद्यपि टफ हो गया है कंपटीशन, 1000 पोस्ट के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो पर कंपटीशन तो है ही। जो अच्छे हैं जरूर उनको सफलता मिलेगी। अभी निकट भविष्य में फिर 1700-1800 भर्ती होने वाली है। सर उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की भी एक व्यवस्था है और अब जो है हम उसको धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। उस लेवल पे कहाँ तक अभी काम हो पाया है और क्या आप किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहाँ जहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ वहाँ रिसोर्ट्स खुल रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, सड़कें बढ़ रही हैं, तो वहाँ एक पटवारी ये सब नहीं संभाल सकता।
वो तो ये था भी गांव के अंदर के गांव हैं, कोई क्राइम है नहीं, तो साल में 1-2 घटना होगी, पटवारी उसी को लिख लेगा, अलग से पुलिस की ज़रूरत नहीं सही है। बात अब जहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई, जहाँ ट्रैफिक बढ़ गई, जहाँ टूरिज्म बढ़ गया, तो वहाँ तो पुलिस के बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए इन सब क्षेत्रों में पुलिस आ गई है। इंटीरियर का इलाका अभी भी बचा हुआ है, करीब 4000 गाँव के आसपास, जो अभी रेवेन्यू पुलिस में है, तो धीरे धीरे उनको भी आना चेंज होगा। कर रहा है। सर आपकी किताब एक आई साइबर एनकाउंटर्स, आपने हिंदी में भी लिखी है और अंग्रेज़ी में भी लिखी है। इसमें आपने कई तरह के साइबर फ्रॉड्स का जिक्र किया है। खैर वो डिटेल तो अगर कोई जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो सर की किताब पढ़ सकता है। लेकिन एक जो खासकर उत्तराखंड को लेकर के स्पेसिफिक हो जाता है वो है हेली फ्रॉड, कि भाई हेली सेवा के नाम पे जो फ्रॉड होता है। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या एग्जैक्टली ये देखिए, हो होता क्या है? रहा है कि केदारनाथ जी की हेलीकॉप्टर की टिकटें आसानी से मिलती नहीं हैं, क्योंकि वो 7,000 रुपये की है, तो हर जनता के लिए इजीली अप्रोचेबल है। हर आदमी सोचता है 7,000 रुपये में हेलीकॉप्टर राइड भी हो जाएगी और भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे केदारनाथ जी के। परंतु वो चूँकि आसानी से अवेलेबल नहीं है, इसलिए फेक वेबसाइट आ गई। आप गूगल खोजते हो ना कि भाई टिकट खरीदनी है मुझे, हैं, या आप फ्लाइट लेते हो तो भी वही गूगल खोजते हो, तो उसमें जबकि IRCTC को दिया गया है ठेका इसका, जो रेलवे वाली वेबसाइट है, परंतु इसके बावजूद आम जनता, कई लोग ठगे जा रहे हैं कि जब वो गूगल खोलते हैं तो फेक कंपनी आ जाती है सबसे ऊपर, क्योंकि वो पेमेंट करके SEO लगा के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उनकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाती है जो फेक वाले। उस पर लोग पैसा डाल देते हैं। पता चला 14 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने 1 लाख रुपया डाल दिया, वहाँ जाके देखा न टिकट है, बेचारे इतना दूर आए तो उनको टिकट भी नहीं मिल रही, पैसा अलग गया और टिकट, उनके दर्शन भी नहीं हो पा रहे। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसमें नॉर्मली नालंदा साइड के क्रिमिनल निकले हैं। हम 3-4 गैंग्स को पकड़ चुके हैं। फिर भी लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है कि वो आधिकारिक वेबसाइट से ही खरीदें। गढ़वाल मंडल विकास निगम को खोजें पहले, हैं, तो उस पर वो ब्यौरा लिखा होगा, तो उसी से वेबसाइट से लें टिकटें, और किसी और से ना खरीदें। सर साइबर एनकाउंटर्स की हम जब बात करते हैं, एक 5 बुलेट पॉइंट्स में कैसे साइबर फ्रॉड से बचा जाए, आपकी तरफ से 5 बुलेट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले तो हम ये मान लें कि ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी बहुत सेफ, 100% सेफ कुछ नहीं है। तो हमें बहुत सतर्क होकर चलना है, हर चीज़ पे सवाल लगा के चलना है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, क्यों, कैसे, मेरे से ही क्यों पूछ रहा है, ये मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है, तो या ये वेबसाइट मैं खोल रहा हूँ असली तो है, कहीं फेक तो नहीं है। जब मेरे मन में डाउट आएगी तो फिर मैं और आगे मेहनत करूँगा। तो हमें सवाल लगाना है। दूसरा, हमने अपने हर उसको ऑथेंटिकेशन डबल कर लेना है, डबल लॉकिंग कर देना है, हर जगह डबल ऑथेंटिकेशन लगा देना है, जिससे आसानी से कोई मेरे उसको जो है ना हैक ना कर पाए। पासवर्ड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने हैं। पैसा अपना KYC किसी को नहीं देना है। बैंक वाले आपसे फ़ोन करके थोड़े पूछेंगे, तो कोई डिटेल नहीं देना। OTP देने से आपके खाते से पैसा जाता, आपके खाते में आता नहीं है, तो ये सब किसी को नहीं देना है। ये बेसिकली 5 टिप है। 5 टिप है, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आप बचे भी रहेंगे। सर आखिरी पड़ाव में हैं हम इंटरव्यू के, UPSC को लेकर के मैं आपसे कुछ सवाल रखना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल है, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो जो ये क्लासेस होती हैं उनसे ऑनलाइन कोर्सेज मंगाता है, 40,000 या 80,000 का कुछ पूरा कोर्स पढ़ता है वो, और उसमें आपको कुछ वीडियोज़ दी जाती हैं। जब आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये तरीका सही है या फिर मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपने बिना कोचिंग के भी किया है? नहीं, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? ऐसा है, ऑनलाइन कोचिंग खराब नहीं है, आई वुड से। वही बात है कि हमें सिलेक्ट करना है। करेक्ट। बहुत सारे आजकल बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, तो मटेरियल देखना है कहाँ पे किस में क्वालिटी है, किस में नहीं है। कोचिंग, पहली बात तो हम ये ज़रूर याद रखें कि खाली कोचिंग से कोई सिविल सर्वेंट बन जाएगा तो वो गलत सोच है ना। ऐसे बनना हो तो जाने लाखों बन जाएंगे, है ना, कोई भी खरीद लेगा। तो कोचिंग एक सहायता करने वाला की रास्ता है, बट वो कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, ठीक है। और वो तो आप में टैलेंट होगा तभी जाके होगा, और आपका हार्डवर्क, इसमें 20 चीज़ें चाहिए। मतलब सिविल सर्विस देश का सबसे टफ एग्जाम है, तो इसको क्रैक करने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। मतलब हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, परसिवरेंस, ठीक है, डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वो सारा करने के साथ साथ अगर हमें शुरुआती दौर में अगर किसी को ज़रूरत है तो कोचिंग का सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि 5 साल दे रहे तो 5 साल तक कोचिंग करना,
मैं कहूँगा 1 साल के लिए आप मतलब कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपकी मेहनत है ना। हाँ, एक बेसिक आइडिया दे सकती है कोचिंग आपको, बाकी तो करना, रिजल्ट तो आप ही ने देना है। तो पुराने ज़माने में ऑनलाइन कोचिंग नहीं थी, सारा ऑफलाइन था। तो ऑफलाइन कोचिंग का एडवांटेज है, ऑफ कोर्स ऑनलाइन से बेटर तो है ऑफलाइन, बट ऑनलाइन बेकार है ये मैं नहीं कहूँगा। ऑनलाइन में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, ऑफलाइन में आपको और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है टीचर से। बट ऑनलाइन में भी जो अच्छे टीचर हैं, किसी सब्जेक्ट को कवर करना हो तो ऑनलाइन से भी अच्छा आपको आइडिया दे देते हैं। दे देता है। सर आखिरी 2 सवाल, यूपीएससी की जब हम बात करते हैं, तैयारी कैसे की जाए? अगर मैं बिना कोचिंग की तैयारी करना चाहता हूँ या कोचिंग के साथ भी करना चाहता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपके पास मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, तो इस डिस्ट्रैक्शन के बीच आप कैसे तैयारी करें और क्या टाइम टेबल रहे? देखिए, डिस्ट्रैक्शन से तो आपको दूर रहना ही होगा, और मैं कहूँगा एवरेज 10 से 12 घंटे तो मिनिमम निकालनी होगी। जब आप इसके अंदर घुस जाते हो, जब बाकी सब चीज़ों से अपने को काट लेते हो, तभी ये रिजल्ट आएगा इस एग्ज़ाम में, अदरवाइज रिजल्ट संभव नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन से अपने को दूर रखना है, पूरी तरह फोकस्ड रखना है। और एक बात जरूर है कि सिविल सर्विस में घुसने से पहले हम अपना खुद का एनालिसिस करें, SWOT जिसे बोलते हैं ना, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, वो SWOT एनालिसिस करके चले कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, जो मैं जिस चीज़ को सिविल सर्विसेज ढूंढ रहा है। मतलब हर एग्जाम के एक अपने अपने वो है ना कैरेक्टर, तो हमें उसके लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ को जरूर असेस करके चलना चाहिए और फिर एक टारगेट बना के प्लान करना चाहिए, तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। सर आखिरी सवाल, नवंबर में आप रिटायर हो रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट क्या प्लानिंग है आपकी? अभी कुछ सोचा नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा ना, पुलिस सेवा से रिटायर हो रहे हैं, लाइफ से थोड़ा ही रिटायर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, 20 नई चीज़ें। सर कहीं वो किताबों के जरिए होगा या फिर आप जो है मतलब कोई दूसरा? किताबें तो होंगी ही होंगी, किताबें तो होंगी ही होंगी। मैं ज़रूर बच्चों से भी जुड़ना चाहूँगा, एकेडमिक्स फील्ड में रहना चाहूँगा, हो सकता है लोगों को, बच्चों को गाइड भी करूँ। एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स से मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है, तो कुछ ना स्पोर्ट्स में आप बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं। बैडमिंटन के अलावा भी मैंने उत्तराखंड पुलिस के तो हर गेम को ही देखा है, और मैं थ्रू आउट स्पोर्ट्स से भी जुड़ा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं इन्हीं फील्ड्स में करना चाहता हूँ या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। देखो ज़िंदगी आगे कैसे अनफोल्ड होती है, अभी मैंने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया है, जैसे पहले में मैं बिना प्लान के आ गया था, ऐसे ही आगे भी चलेगा। पर ये जरूर है, कुछ चलेगा जरूर, कुछ ना कुछ एक्टिव करूँगा मैं, मतलब साइलेंट और रिटायर्ड लाइफ नहीं जीने वाला हूँ। सर क्योंकि हम इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं और आपकी डायरी से एक छोटी सी कविता जो है आपने अपनी किताब में भी शामिल किया, मैं चाहता हूँ कि ये किताब हमारे, ये कविता जो है आप हमारे व्यूअर के लिए अच्छा डिसाइड करें, ताकि वो भी समझे कि पुलिसिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्चुअली ये जो पोएम है ना, ये कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी की पीड़ा को दिखाने वाली पोएम है जो आपने खोली है। और एक अधिकारी अगर संवेदनशील है तो उसे महसूस होगी, तभी जा कर के वो महसूस कर सकता है। नॉर्मली अधिकारी बॉदर नहीं करते। तो ये मेरी शुरुआती दौर की है, जब मैं सर्विस में आया था, तो 1990 की कविता, मेरा 89 बैच है। तो दरवाजे पर खड़ा संतरी, सर्दी गर्मी और बरसात सब भुलाकर खड़ा रहता दिन भर बंदूक ताने। यानी जो संतरी है बेचारा, सब सर्दी हो गर्मी हो बरसात तो खड़े ही रहना है, और हमेशा उसकी बंदूक तनी रहती है, और ठोकता सलाम आने जाने वाले साहबों को। तो वो साहब तो सोचता मुझे सैल्यूट मिल रहा है, साहब की तो ईगो और बूस्ट होती है, किंतु वो बेचारे के एंगल से अगर हम सोच कर देखें, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि काश साहब लोग समझ पाते उसकी नीरस व उबाऊ जिंदगी को, क्योंकि ये काम जो संतरी वाला ना, बहुत ही नीरस काम है, बोरिंग है, दिन भर आप बस संतरी राइफल लेके खड़े हो। काश साहब लोग समझ पाते उसकी नीरस व उबाऊ जिंदगी को, उसकी जिजीविसा की पीड़ा को, कि कैसे उसको लिविंग करना पड़ रहा है। काश साहब लोग उसकी जगह खड़े होते सिर्फ कुछ पल, कि कुछ एक बार तो खड़े होके देखो, तब समझ आएगा, और देखते अपने अहम को उसके स्तर पर लाकर। क्या बात, क्या तो बात। ऐसे मैंने इसमें जो मैंने कई कहा कविताएं ना, आपने शामिल की हैं, कुछ आपकी डायरी से हैं, कुछ इंटरनेट किताबों से से आपने ली हुई हैं। तो ये थे हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार जी, और हमने उत्तराखंड पुलिसिंग को लेकर बात की, हमने जो यूपीएससी करना चाह रहे हैं उनके लिए बात की। तो इस इंटरव्यू में उम्मीद करते हैं कि आपको कोई वैल्यू मिले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ आज हमारे साथ डीजीपी सर, और अगली पेशकश में फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।